नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर से। पटना की सड़क पर सीएम नीतीश कुमार निकले हैं। सीएम नीतीश विकास योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। तो पटना की सड़क पर सीएम नीतीश कुमार इस वक्त विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हुए एमएलए फ्लैट के पास निर्माणाधीन रास्ते का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। और मंदिरी नाला का भी सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिरी नाला पर सड़क बनाने की परियोजना का भी सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है। और पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सीएम नीतीश कुमार इस वक्त पटना की सड़कों पर, सीएम नीतीश की संजीदगी साफ तौर पर यहां पर विकास योजनाओं को लेकर नजर आती है। जी, जिस तरह से सरकार के काम हो रहे हैं और कई विभागों के द्वारा काम हो रहे हैं, तो खुद मुख्यमंत्री निकले हैं उन कामों का निरीक्षण करने के लिए। लगातार सरकार के द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। कल भी कई योजनाओं का मुख्यमंत्री ने खुद शिलान्यास किया था। तो इन तमाम योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए खुद सड़कों पर मुख्यमंत्री उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने विधायक फ्लैट है उसके कामों का निरीक्षण किया कि किस तरह से काम हो रहा है, मंदिरी नाले पर किस तरह से काम हो रहे हैं। इन तमाम जगहों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। जी चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, खाद की किल्लत पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री का एक बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों की फसल वो बर्बाद नहीं होने देंगे और डीएपी की जगह एनपी खाद इस्तेमाल करे किसान। कृषि मंत्री की ओर से ये बयान दिया गया है। सभी जिलों में एनपी खाद भेज दी गई है और आज से सामान्य स्थिति होगी। खाद की कमी को दूर करने का लगातार प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप का ये बड़ा बयान खाद की किल्लत की मद्देनजर। वैज्ञानिक और किसान सलाहकार और किसान ये समन्वयक सबको बता रहे हैं हर जिले में, प्रखंड में, कि इसका उपयोग करिए और उससे बेहतर ही परिणाम देगा। डीएपी से बेहतर परिणाम देगा, इसका इस्तेमाल करिए। हम किसानों की हर कठिनाई और परेशानी में दृढ़ता के साथ खड़े हैं और उनको नुकसान नहीं होने देंगे। उनके फसल का कोई नुकसान नहीं, उसके लिए प्रतिसंकल्प। और देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर पटना के अलग अलग इलाकों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। नगर निगम की गाड़ी अलग अलग इलाकों में घूमकर सैनिटाइजेशन कर रही है। संवाददाता अमित कुमार ने इसका जायजा लिया। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। थर्ड वेरिएंट से बचाव को लेकर के पटना में नगर निगम के द्वारा जो है लगातार सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में रोज़ाना इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और लगातार जो नगर निगम है वो सैनिटाइज जो है इलाकों में, अलग अलग इलाकों में कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो थर्ड वेरिएंट है उससे बचाव को लेकर के ना सिर्फ राज्य सरकार जो है दिशा निर्देश जारी कर रही है, बल्कि जो राहत बचाव कार्य जो है वो भी इस तरह से सैनिटाइजेशन का छिड़काव कर करके जो है वो किया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा हवाई अड्डे पर अलर्ट है। यहां कोरोना की जांच के लिए 2 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जो एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की जांच कर रही हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच रहे सभी यात्रियों ने इस व्यवस्था पर खुशी जताई है। हिसाब से ले रहे हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। देश की जो भी स्थिति, उम्मीद लग रहा है कहीं गड़बड़ाए नहीं। शुरू से ही इस तरह का स्टेप जो लिया गया है, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अभी तो RT-PCR टेस्ट हुआ, हमारा नाम लिया गया, हमारे फादर का नाम लिया गया और RT-PCR टेस्ट किया गया है। हाँ, मतलब अच्छा ही है। सेफ्टी के मामले देखा जाए तो अच्छा ही है, हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। अच्छा ही कर रही है सरकार, जो कर रही है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 पाली में 2 टीम काम कर रही है और
एक हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में एक टीम आती है जो लोग काम करते हैं। और इस टीम में जो हमारे सदस्य हैं महेश जी हैं, विनय कुमार जी हैं और अभिलाषा एलएम है हमारे यहाँ और भी कुछ सदस्य हैं। और अब खबर भागलपुर से, जहां नवगछिया में एक ट्रक सैलून और चाय की दुकान में जा घुसा। हादसे में 2 महिलाओं की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नवगछिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना परबत्ता के गढ़िया के पास की है। ट्रक में सरिया लदा हुआ था। मृतकों की पहचान रंजू देवी और रूबी देवी के रूप में की गई है। दोनों महिलाएं दुकान पर बैठी थीं और हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। और देखिए, पटना पुलिस की विशेष टीम ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े हुए हैं। इनके पास से 2.5 किलो चरस बरामद की गई है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में राजस्थान का झुंझुनू का रवि शर्मा और पटना का आसिफ शामिल है। रवि शर्मा के पास से 1 किलो जबकि आसिफ के पास से 1.5 किलो चरस बरामद की गई है। और अगली खबर गया से, जहां एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई। हालांकि पुलिस को देखते शराब माफिया फरार हो गए। ट्रक से 110 कार्टन शराब जब्त की गई। गया जिले के खिजड़सराय थाना क्षेत्र के गौहरपुर मोड़ के पास पुलिस ने सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से ये शराब बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक शराब दूसरे राज्य से लाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब को जब्त किया। और अब बात कटिहार में धर्मांतरण की साजिश के उस आरोपी की, जिसने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। कटिहार में धर्मांतरण की साजिश के आरोपी शाह आलम ने एडीजे की कोर्ट ने सरेंडर कर दिया। आरोपी शाह आलम ने कल कटिहार की कोर्ट में सरेंडर किया। न्यूज 18 ने 29 नवंबर को खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद उस पर दबाव बना था। हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। शाह आलम पर महिला को भ्रम में फंसाकर धर्म परिवर्तन और शोषण करने का आरोप लगा है। कटिहार में न्यूज 18 का खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण से जुड़े खबर प्रसारित होने के बाद लगातार पुलिस दबिश के बाद अब जो मुख्य आरोपी है शाह आलम कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। अगर तफ्तीश से अगर मामले को बताते चले तो 25 अक्टूबर को कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र से एक मामला सुर्खियों में आया था, जहां महिला का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया था। लेकिन इस महिला के द्वारा बड़े अधिकारी के पास लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। जब न्यूज 18 के पास ये खबर आई तो हम लोगों ने उनके आवाज को बिहार के डिप्टी सीएम तक पहुंचाया, जिसके बाद इस से जुड़ा हुआ जो विषय है इस पर कटिहार पुलिस भी गंभीर हो गया है और लगातार उसके बाद से ही इस पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के बड़े अधिकारी द्वारा इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। तो कुल मिलाकर अब जाकर उस कार्रवाई का जो मुख्य बिंदु है उस पर यह है कि पुलिस दबिश के बाद आजमनगर थाना क्षेत्र के ही आरोपी शाह आलम अब कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। पुलिस के अब भी माने तो इस मामले में एक और तथ्य आ रहा है कि जो महिला के धर्मांतरण के मामले में शाह आलम के जीजा जो एक सरकारी मदरसा के मौलवी है उनकी भी भूमिका की बात आ रही है, उस पर भी जांच होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा विषय
ये भी है कि न्यूज़ 18 जो दावा कर रहा था कि ये जो धर्मांतरण है इसका पूरा कागजी प्रमाण भी है। अब पुलिस प्रारंभिक जांच में भी ये बात मान रहा है कि एक ऐसा कागज मिला है जहां उनके नाम भी परिवर्तित किया गया है। अब उस विषय पर भी जांच होगा। निश्चित तौर पर महंगाई, विकास, भ्रष्टाचार राजनीति के बड़े मुद्दे हैं, लेकिन खासकर बिहार के ये सीमांचल इलाका है और इस पर आए दिन जो धर्मांतरण का मामला आता है ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी आगे दिन में बिहार के राजनीति पक्ष हो या विपक्ष गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, अररिया के भरगामा थाना के अल्पसंख्यक के बाहुल्य बीरनगर गांव से हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे परिवार से जिसने सिर्फ मोहम्मद मेजर के आतंक की वजह से बीरनगर को ही न सिर्फ छोड़ा बल्कि अररिया जिला छोड़कर पूर्णिया में बस गए हैं। अररिया में आतंक, पूर्णिया तक दहशत, चेहरे पर चिंता, आंखों में डर और लड़खड़ाती जुबान। इनके चेहरे हम नहीं दिखा सकते, नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन कहानी जरूर बताएंगे। पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव में रह रहा यह परिवार मूल रूप से अररिया के बीरनगर का रहने वाला है, लेकिन मोहम्मद मेजर नाम के दरिंदे की दरिंदगी की वजह से 3 साल पहले पलायन को मजबूर हो गया। परिवार ने सिर्फ बीरनगर को ही नहीं छोड़ा, अररिया जिले तक को छोड़ दिया और पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव में बस गए। इसका इतना आतंक है कि डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता है। माफियागिरी काम है, हथियार का सप्लाई करना काम है। उसका भाई आज़ाद जो है बम कांड में पकड़ाया, वो भी 3 साल में उसका बेल हुआ, 4 साल में। घूंघट में खड़ी ये महिला आज भी उस दिन को याद कर सिहर जाती है जब मोहम्मद मेजर इनके घर में घुस आया था। मोहम्मद मेजर ने इसे मारा पीटा और रेप करने की कोशिश की। मोहम्मद मेजर आलम आया रात के 9 बजे, मेरे वाइफ के साथ मारपीट किया और पैसा वैसा छीन लिया, चैन वैन छीन लिया और जो FIR में है वो सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद सुबह धमकी भी मिला। सत्तार मुखिया रात को बोला केस कीजिए नहीं तो तुमको गांव से भगा देंगे। जब केस किए तब वो गवाही में नहीं आया। इस पीड़ित महिला ने तब हिम्मत दिखाई, जोरदार विरोध किया तो उसका घर और इज्जत दोनों बच गया, नहीं तो इसका भी नाम बीरनगर की उन बहु बेटियों में शामिल हो जाता जिसकी इज्जत मोहम्मद मेजर ने लूटी थी। जबरन करके घर खोल के भागे, तब उसके बाद उसको डंडा से मारे तो वो गिर गया तो उसको छोड़ करके हम भागे दरवाजा पर, तो फिर वहाँ जा करके हमको भी मारा था। कोई बचाने वाला रहता तभी न बचाता, कोई बचाने वाला नहीं था ना। आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग वहाँ से कब यहाँ पे आए? 3 साल हो गया। तकलीफ हुआ, दिक्कत हुआ, मारपीट किया, सब मुसलमान सब वहाँ पर से तंग फसाद करता है तो क्या करेंगे वहाँ से। अच्छा। हम लोग की इज्जत बचा करके हम अपना आ गए यहाँ। साल 2018 में मोहम्मद मेजर ने इनके घर पर हमला किया था। पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन उसे थाने से ही बेल मिल गया। इन लोगों का कहना है कि मोहम्मद मेजर की वजह से अभी और कई परिवार पलायन करेंगे। वहाँ उसके वजह से बहुत सारा आदमी पलायन कर चुका है और करेगा। कितने लोग पलायन किए? पलायन तकरीबन वहाँ से 10-15 आदमी तो पलायन कर चुका है। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को गांव छोड़ने का गम तो है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता बहु बेटियों की इज्जत की है। सवाल है कि आखिर कब पुलिस मोहम्मद मेजर के आतंक का अंत करेगी और कब बीरनगर के हिंदू परिवार चैन से रह पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, राष्ट्रगीत नहीं गाने के मुद्दे पर विधायक अख्तरुल ईमान के बचाव में उतरे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता करता है और एक तुच्छ वोट की राजनीति के लिए करता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने भी किया हो।
वहीं एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के राष्ट्रगीत नहीं गाने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि देश में सभी धर्म के लोग एक हैं और जो भी हिंदुस्तानी है वो राष्ट्रगीत जरूर गाएंगे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो राष्ट्रगान जो भी है हम लोग का, और वंदे मातरम वो नहीं गाया तो उनका इंडिविजुअल मामला है। एक व्यक्ति से ये मत समझिए कि सभी लोग ऐसे हैं, इसलिए ये उनका अपना निजी राय हो सकता है, लेकिन देश गान जो हिंदुस्तानी है वो निश्चित तौर पर गाएगा, क्योंकि हम लोग एक हैं, चाहे किसी जाति किसी समुदाय के लोग रहें। वही देखिए, दिसंबर शुरू होते ही ठंड ने दस्तक दे दी है। इस गुलाबी ठंड में घूमने के लिए पटना का इको पार्क पटना वासियों की पहली पसंद बन गया है। यहाँ लोग पूरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। वैसे भी इन दिनों पटना की हवा बेहद खराब है और ऐसे में ताजी हवा के लिए लोग इको पार्क का रुख कर रहे हैं। राजधानी में पटना वन प्रमंडल के अधीन कुल 75 पार्क हैं। इन पार्कों की देखरेख पटना वन प्रमंडल के अधिकारी करते हैं। लोगों को देखते हुए साफ सफाई की विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। एक्चुअली पटना में पहले ऐसा प्लेस हुआ नहीं करता था, तो अभी सरकारी जो सोच है, सूझबूझ है, उसके अनुसार लोगों को एक शुद्ध हवा मिलने का एक जगह है, ये जरिया है। यहाँ पहले तालाब हुआ करता था और उसको स्वच्छ करके पर्यटन के योग्य बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है, सर्दियों में ये जो मौसम है, ना अधिक सर्दी है ना गर्मी है, इससे लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। वजह ये है पार्क में आने का कि हम यहाँ एंजॉय करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड होता है और रीजनेबल भी पड़ता है। एक तरह से देखा जाए, मॉल्स में जाते हैं तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, यहाँ पे रीजनेबल भी होता है, प्लस बच्चे एंजॉय भी करते हैं। घर में तो बच्चे बंद पड़े रहते हैं, कोरोना के चलते आना जाना बंद है। यहाँ खुला माहौल मिलता है, सब खुल के खेलते हैं और सस्ता भी है, चीप और बेस्ट है और नीट एंड क्लीन है। ये सब चीज़ें कि सब पार्क में ज़्यादा आना पसंद करते हैं ठंडा में, और गर्मी में तो आना संभव है नहीं। हम लोग पटना के लगभग 75 पार्कों को अपने अधीन उसको पूर्ण रूप से डेवलप किए हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। रांची के कड्रू एजी कॉलोनी में पीपल के पेड़ को काटने का मामला दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बने इस पीपल के पेड़ को काटने का जमकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन बिल्डर्स का नाम वन विभाग की ओर से दर्ज प्राथमिकी में है वे अब तक फरार हैं। फरार बिल्डर्स के नाम आनंद दास, आशुगिरी और प्रबल सिन्हा हैं। मामले को लेकर स्थानीय अमितेश कुमार सिंह ने बकायदा एक शिकायत पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वन मंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा है और पीपल का पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके पीछे, पीपल पेड़ के पीछे जो बिल्डिंग है उसके बिल्डर हैं। बिल्डिंग भी अवैध बन रहा है, लेकिन इसका अलग कानूनी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन उन लोगों ने पीपल पेड़ काटने का काम इसलिए किया ताकि न पीपल पेड़ रहेगा, न लोगों का यहाँ आवागमन रहेगा, और धार्मिक भेदभाव फैलाने, धार्मिक द्वेष फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे और कई टुकड़ों में पीपल पेड़ को काटा गया ताकि लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन क्या कार्रवाई किया? वन विभाग ने जानकारी होते हुए FIR किया। FIR करने के बाद लेबर अरेस्ट हो गया, लेकिन जो मुख्य अभी तक फरार है। और मेरा कहना कि जब लेबर अरेस्ट हुआ तो मुख्य अभियुक्त भी अरेस्ट होना चाहिए, और बिना अरेस्ट हुए उसको बेल मिलना ये भी दुर्भाग्य होगा। लेकिन अरेस्ट, हमको पूरा विश्वास है कानून पे, प्रशासन पे और लिखे हुए पत्रों पर कि ज़रूर कार्रवाई होगी, लोग ज़रूर गिरफ्तार होंगे और सज़ा इन लोग को मिलेगी। और पेड़ जहाँ है उसको सरकार गोद लें, उसका संरक्षण करे और फिर से पीपल पेड़ को बढ़ने का मौका मिले। और देखिए, हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पीति जो देश का सबसे ठंडा क्षेत्र भी है, सर्दियों में यहाँ तापमान -25 डिग्री तक पहुँच जाता है। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने बिना रुके कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन के अपने काम को जारी रखा। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ ने मुलाकात की डॉक्टर मनोज वर्मा से, जिन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा की और इसलिए वो हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। चाहे हिमालय की जमा देने वाली सर्दी हो,
चाहे हिलते रहने वाले लकड़ी के पुल या फिर बर्फ की पतली चादर के बीच से सफर तय करना हो, लाहौल की कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को कोई नहीं रोक सकता। और आज हम इस टीम से खंजार के इस गांव में जुड़े रहे हैं ताकि हम ये देख और समझ सकें कि वो इस महामारी के दौरान किस तरह काम कर रहे हैं। खासतौर पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, जो इस टीम की अगुवाई करने वाले एक युवा डॉक्टर हैं। ये खंजर गांव है, लाहौल का लास्ट गांव है। यहाँ से आगे कांगला ग्लेशियर है, जिसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है और ये तकरीबन 12,000 की फीट पे है। और यहाँ पर सर्दियों में, और अभी भी आप देख सकते हैं, 5 से 6 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। जहाँ टीम के दूसरे सदस्य गाँव वालों का टीकाकरण कर रहे थे, वहीं डॉक्टर मनोज अपने सुरक्षा उपकरण पहने कोविड-19 टेस्ट कर रहे थे। जो टीम सारे यहाँ पे जो कोरोना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, तो काफ़ी मुशक्क़त से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी बेस्ट है। डॉक्टर वर्मा को कोई नहीं रोक पाया। शून्य से भी कम तापमान में ट्रैकिंग से लेकर तेज बर्फबारी में टेस्ट करने तक 100 से भी ज्यादा जागरूक करने से जुड़े सेशन लेने तक। तो नेगेटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव, आधे घंटे का टाइम लगेगा। नाक से सैंपल लेंगे, है ना, एक ही सैंपल लेंगे। जब हम बर्फ में जाते थे, 3-3 फुट बर्फ में भी हम गाड़ी में गए हैं, चेन लगा के टायरों में, तो कई बार स्किट होने का डर रहता था, तो हम ताकि पकड़ के रखते थे कि कभी भी स्किट हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। तो इन्होंने लाहौल के हर गाँव में जाकर सैंपलिंग की है। इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। तो इनका कार्य सराहनीय है। अपने समर्पण भाव और बिना रुके सेवा देने वाले, लोगों का दिल जीतने वाले, अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। सर, मैं अपनी टीम और अपने आप को इसी तरह मोटिवेटेड रखता हूँ कि जो बीमारी 100 साल बाद आई है, तो एफर्ट्स भी हमारे को 100 साल बाद वाले ही चाहिए। और वो शुरू में डरते भी थे, उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, तो मैं यही कहता था कि डरते रहेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरेंगे। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो हम पूरा अपना डेडिकेशन देंगे और एरिया को सेफ रखेंगे, पब्लिक को। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।